हेलो बच्चों, तो वेलकम टू फिनिक्स डिजिटल। तो आज हम जो है हम पेपर का सॉल्यूशन करेंगे जो 28 को आपकी जो एग्ज़ाम थी जेई की फ़िज़िक्स की। तो हम उसके जो सॉल्यूशन है उसको डिस्कस करेंगे, आंसर की को हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, अब देखो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका वो एरर चैप्टर से है, एरर नाम का जो टॉपिक है उससे है। और ये जो टॉपिक है वो काफ़ी मतलब आगे आपको जैसे क्वेश्चन में यूज़ एडवांस भी काफ़ी एरर के बेस पे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि अ स्टूडेंट मेजर्स द टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशंस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, फॉर 4 टाइम्स। अच्छा, एक सिंपल पेंडुलम है और उसके जो ऑसिलेशंस है 100 ऑसिलेशंस है, उसको 4 बार मेजर करता है। तो पहली बार जब मेजर करता है तो 90 सेकंड्स लगते हैं, मतलब 100 ऑसिलेशंस जो है उसको कंप्लीट होने में 90 सेकंड्स लगते हैं। फिर 91 सेकंड्स लगते हैं दूसरी बार, मान लो कोई दूसरा बंदा करता है, स्टॉप वॉच उसके पास है, 91 सेकंड्स लगते हैं। फिर तीसरा बंदा है वो अगर मान लो करता है तो 95 सेकंड्स लगते हैं, और चौथी बार करते हैं तो 92 सेकंड्स लगते हैं। ठीक है, अब बात क्या है, क्या बोला कि द मिनिमम डिवीजन इन द मेजरिंग क्लॉक इज़ 1 सेकंड। मतलब जो भी क्लॉक है हमारे पास उसका जो मिनिमम जो है वो 1 सेकंड मेजर करता है, मतलब 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा। अब इसमें क्या है कि देन द रिपोर्टेड मीन टाइम शुड बी, मतलब यहाँ पे जो लिखने का जो तरीका है एरर जो है उसको हम कैसे लिखते हैं, तो a प्लस डेल्टा ए, मतलब a आपकी ट्रू वैल्यू होती है और डेल्टा a जो है वो आपका जो क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये टाइम पीरियड जो है उसको साइंटिफिकली कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो t प्लस और माइनस डेल्टा t, ठीक है, t प्लस और माइनस डेल्टा t, इस फॉर्म में हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब ये हमारा ट्रू वैल्यू है, ये जो t दिख रहा है वो आपका ट्रू वैल्यू होगा, ये जो है ये होगा ट्रू वैल्यू, और ये जो है वो है एब्सोल्यूट एरर। ये एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, तो आपको पता ही है। अब हम एब्सोल्यूट एरर, पहले तो हम एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद चलो पहले हम ट्रू वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद हम एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे। कोई बात नहीं। तो ट्रू वैल्यू कैसे मिलेगी सर, हम सभी का एवरेज ले लेंगे। एवरेज कैसे लेंगे सर, 90 प्लस 91 प्लस 95 प्लस 92 है, उसका हम एवरेज ले लेंगे। अच्छा चलो लेते हैं, तो 90 प्लस 91 प्लस 95 प्लस 92 डिवाइडेड बाई कितना, 1 2 3 4, चार रीडिंग्स है, डिवाइड बाई 4, तो ये आपके आ जाएगी ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम ऐड करते हैं, 5 6 7 8, पीछे 8 आ जाएगा, 9 9 9 9 9 4 जार 36 और डिवाइड बाई 4। ठीक है, 36 368 बाई 4। इसको हम अगर सॉल्व करें 368 बाई 4 92, तो एग्जैक्ट 92 आ रहा है। डन। ठीक है, तो 92 हमारा ट्रू वैल्यू है, मतलब 92 सेकंड्स जो है वो तो पक्का लगा है, मतलब 92 सेकंड्स जो है उसकी एवरेज मीन वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, मतलब ठीक है परफेक्ट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, सही वैल्यू है ऐसा। तो ये 92 सेकंड्स, ठीक है, तो 92 तो सभी में है सर। अच्छा कोई बात नहीं। अब सर एब्सोल्यूट एरर क्या है, तो सर एब्सोल्यूट एरर मतलब हम ये देखते हैं कि 92 है, मतलब पहले जो बच्चा था उसने 90 सेकंड्स लिया, तो उसकी एरर कितनी है ना। हम क्या करेंगे, हम एरर फाइंड करेंगे कैसे हम डेल्टा ए, मतलब डेल्टा ए यानी कि मतलब डेल्टा A1 यानी कि ए मतलब ट्रू वैल्यू माइनस रीडिंग। ठीक है, डेल्टा A2 यानी कि ट्रू वैल्यू माइनस रीडिंग, डेल्टा A3 मतलब ट्रू वैल्यू माइनस रीडिंग, तीसरा रीडिंग, डेल्टा A4 ये ट्रू वैल्यू माइनस रीडिंग। अच्छा ठीक है सर। सर ये डेल्टा A1 क्या है, ये है इसकी एरर, 90 सेकंड वाले की एरर। डेल्टा A2 क्या है सर, दूसरे रीडिंग की एरर है। डेल्टा A3 क्या है सर, तीसरे रीडिंग की एरर है। डेल्टा A4 क्या है सर, चौथे रीडिंग की एरर है। तो सर मतलब एवरेज एरर, मतलब एवरेज क्या है, एवरेज। अच्छा चलो पहले इंडिविजुअल तो फाइंड कर लें। तो A माइनस A1 92 माइनस 90, तो मैग्नीट्यूड लिया है 92, मतलब ये ट्रू वैल्यू है 92 और 90 जो है उसका मेजर्ड वैल्यू है, मतलब मेजर्ड वैल्यू मतलब जो रीडिंग जो आया वो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 सेकंड्स।
ठीक है। यहाँ से 92 माइनस 91 यानी कि 1 आ जाएगा। यहाँ पे 92 माइनस 95 यानी कि 3 आ जाएगा। देखो हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, देखो हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मोड ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है। और 92 माइनस 92, अच्छा मतलब सर यहाँ पे तो इसने तो कोई एरर करी नहीं है, क्या बात है, ठीक है। तो रीडिंग 4 में कोई एरर नहीं है। अच्छा सर ये सारे एब्सोल्यूट एरर्स है, किसके, पर्सनल एब्सोल्यूट एरर्स है। अब हम इसका एवरेज लेंगे तो वो हमको मिलेगा एक्सपेरिमेंट का एब्सोल्यूट एरर। अच्छा तो डेल्टा ए एवरेज, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 + 1 + 3 + 0, 1 2 3 4, 3 4 5 6, 6/4, 6/4। अब 6/4 जो है ये आएगा 3/2, इसको ये आएगा 3/2। अब 3/2 आएगा तो ये 1.5 आएगा, यानी कि हमारा जो एरर है वो 1.5 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में मतलब तो बच्चे का आंसर क्या आता है, 92 सेकंड है और प्लस और माइनस 1.5 सेकंड्स है, ये बच्चे का आंसर है। सॉरी, बात क्या है, बच्चा बोलता है सर हमारा आंसर तो ये है लेकिन ऑप्शन में तो ये है नहीं सर। तो अब नियरेस्ट वैल्यू तो सर 1.8 है, पर मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि भाई बच्चे यार अब देखो कि 1 सेकंड क्या बोला था, मिनिमम डिवीजन इन द मेजरिंग क्लॉक इज़ 1 सेकंड। तो 1 सेकंड फिर उसके बाद सीधी 2 सेकंड आएगी, मतलब वो 1 से बीच 1 के से छोटी सेकंड जो है मतलब 0.5 हो गया, 0.3 हो गया, 0.2 हो गया, 0.8 हो गया, भाई वो उसको मेजर नहीं करता, वो सीधा 1 दिखाता है या 2 दिखाता है या 3 दिखाता है, 4 दिखाता है, 5 दिखाता है, ऐसा। मतलब 1 जो है मतलब 92 सेकंड के ऊपर 1 के ऊपर या तो के नीचे प्लस या तो माइनस 1.5, मतलब 1 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब हम तो 2 ही मानेंगे, अरे भाई 1 तो है ही, 1 से थोड़ा ज़्यादा। अब जब 1 और 2 के बीच में वो कांटा है, ठीक है, और बोला है कि यहाँ पे कि द मिनिमम डिवीजन जो है वो तो सीधा सीधा 1 मेजर करता है, या उसके बाद सीधा सीधा 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो भाई सीधा हम इसके बाद तो फिर 1.5, 1 से ज़्यादा तो हम 2 लेंगे, या तो अगर तुम 92 में से 1.5 कम कर दो तो हम सीधे सीधा मतलब 2 कम कर देंगे, भाई 2 बढ़ा दो या तो 2 कम कर दो, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा ए, ठीक है। अब लोग सर ये क्यों नहीं लिया, ये जो 0.8 है ना वो इसकी ताकत है ही नहीं मेजर करने की, तो कैसे करेगा, ठीक है। मिनिमम 1 करता है, 0.8 करता ही नहीं है, ऐसा। डन, ओके, क्लियर। चलो तो इसका आंसर जो है वो ए आएगा, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या क्या बोल रहा है ये, डायमीटर एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर मेजर्ड बाय अ मीटर स्केल टू बी इतना, ठीक है। डायमीटर है और ये हाइट है, बहुत बढ़िया। और सिलेंडर है हमारे पास, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है, कोई बात नहीं, अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स, डन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको वॉल्यूम पूछा है सिलेंडर का, चलो चलो तो ये सिलेंडर आपके सामने दिख रहा है आपको, और इसका जो क्या बोलते हैं, इसकी रेडियस डायमीटर, चलो डायमीटर है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है सर πr²h, ये होता है वॉल्यूम, एरिया इनटू हाइट, ये होता है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ये गिवन है, डायमीटर गिवन है, मतलब डायमीटर तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, रेडियस होता है डायमीटर का आधा। तो एक काम करो ना सर, मतलब यहाँ पे डायमीटर गिवन है ना, तो आप आर की जगह पे डायमीटर रिप्लेस कर दो, क्योंकि हमको डायमीटर गिवन है तो हमें वैल्यूज़ रखनी होगी, ठीक है। तो v = पाई इंटू d/2 का स्क्वायर इंटू h, यानी कि पाई d²h/4। चलो तो अब ये हमारा वॉल्यूम है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नई बात तो है नहीं सर, ओके। अब यहाँ पे ट्रू वैल्यू है और एब्सोल्यूट एरर गिवन है डायमीटर की, और यहाँ पे हाइट की ट्रू वैल्यू गिवन है और एब्सोल्यूट एरर भी गिवन है। अच्छा तो हमको पूछा है कि वॉल्यूम जो है उसकी ट्रू वैल्यू कितनी है और उसकी एब्सोल्यूट एरर कितनी है, ठीक है सर, कोई बात नहीं। हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा v/v इक्वल टू, ये π/4 जो कांस्टेंट है ना उससे कोई लेना देना होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो इसका चेंज 0 होगा, इसका कोई चेंज ही नहीं होगा, इसकी कोई एरर नहीं होगी, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म की एरर 0 होती है। अच्छा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा d/d
प्लस डेल्टा एच बाई एच। याद है आपको, हम एरर्स को ऐड करते हैं, मतलब यहाँ पे हम रिलेटिव एरर्स को ऐड करते हैं। याद है आपको, जब मल्टीप्लिकेशन में होती है दो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो भी उसकी रिलेटिव एरर्स है, रिलेटिव एरर, उसको ऐड करते हैं। याद है आपको, है ना? तभी तो आपने इस एग्जाम को दिया होगा, ठीक है ना? ऐसे थोड़ी ना बिना फॉर्मूला के आप पहुँच गए होंगे, हैं? चलो आ जाओ। तो डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू डेल्टा डी बाई डी। डेल्टा डी कितना है सर? 0.1 और ट्रू वैल्यू कितनी है सर? 12.6। 0.1 अपॉन 12.6, ठीक है। सब कुछ सेंटीमीटर में सर, चिंता मत करो, कट हो जाएगा ऊपर नीचे, डन। प्लस डेल्टा एच बाई एच 0.1 अपॉन 34.2, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। गणित बच्चों आपको ही करना पड़ेगा। अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मेरी प्रैक्टिस होगी, आप सॉल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। ये जो चीज़ है ये हमको मिली डेल्टा वी, ठीक है। ये हमको क्या मिला है? डेल्टा वी। अब आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करोगे, आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करोगे, आप यहाँ पे देखो ये चीज़ सॉल्व कर लेना, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। ये जो वी है वो हमको फाइंड करना पड़ेगा, तो हम कहाँ से फाइंड करेंगे? तो वी हमको मिलेगा पाई इंटू पाई बाई फोर डायमीटर का स्क्वायर। डायमीटर जो है 12.6 का स्क्वायर, सब कुछ सेंटीमीटर में ही है तो फिर लेट इट बी इन सेंटीमीटर ओनली। 12.6 इंटू हाइट h हो जाएगा 34.2। ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, ये v है, ठीक है। तो यदि आपको यहाँ से आप कैलकुलेटर में ये आप करोगे तो इस चीज़ को जब सॉल्व करोगे तो आपको सीधा आंसर मिलेगा ये 4264 जो है या 4260 आगे वाली टर्म मिलेगी, और डेल्टा v जो है वो आपको मिलेगा यहाँ से, ये जो पीछे वाली टर्म है 80 80 81 81, ठीक है। चलो खैर सॉल्व करके देख लेते हैं। आपको सीधी सीधी इसकी वैल्यू आएगी, इसकी आएगी 4260 करके आएगी, 4260 के अराउंड आएगी, ठीक है। और ये जो v है, ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब में है, ओके। और जब इसको सॉल्व हम करेंगे तो डेल्टा v इक्वल टू ये पूरा टर्म हम जब सॉल्व करेंगे, आप आराम से इसको सॉल्व करना, एलसीएम लेना, सॉल्व करना आराम से और इंटू वी कर देना 4260, तो आपको ये मिलेगा कुछ 80.00627 समथिंग, मतलब 80 के आसपास आएगा, ठीक है। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो आपको v मिल गया है 4260, ठीक है। तो 4260 ये मैच हो रहा है और डेल्टा v आपको मिला है 80, ठीक है, डन। तो मतलब b आपका ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज गिवन बाय अ रिलेशन ऑफ दिस टाइप इतना। ये एक रिलेशन गिवन है, ठीक है, वेर सी इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मतलब ये कोई क्वांटिटी है, मतलब कोई इंटीजर मान लो इसको, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मतलब उसका कोई रोल नहीं है। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, कोई बात नहीं। बोला है यहाँ पे कि जैसे मान लो कि ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है और कुछ कोई ब्लॉक यहाँ पे लटका हुआ है, ठीक है, और स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और की जो फ्रीक्वेंसी है, इसको ऑसिलेट करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है एम के ऊपर और साथ साथ के ऊपर, ठीक है। और वो कुछ क्वेश्चन में इस हिसाब से गिवन है कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन एम की पावर एक्स और के की पावर वाई, और आगे जो सी है ये जो है वो मीनिंगलेस है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं है, कोई कांस्टेंट है जिससे हमें कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो हमको एक्स और वाई फाइंड करने हैं। चलो तो अब यहाँ पे फाइंड करते हैं, हम एफ का डायमेंशन रख देंगे M0 L0 T-1, याद होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम, तो टाइम पीरियड का जो डायमेंशन होता है वो T की पावर 1 होता है और फ्रीक्वेंसी उसका इन्वर्स होता है, तो हमको इसका डायमेंशन मिल गया
m0 l0 t -1। फिर ऐसे मास का डायमेंशन रख देंगे और स्प्रिंग कांस्टेंट जो है उसका भी डायमेंशन जो है हमको याद रखना पड़ेगा। और अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, आगे आप धीरे धीरे समय के साथ सीख जाओगे। ये एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है। एग्जाम इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। एग्जाम हम इसलिए देते हैं कि हम इंप्रूव कर सकें। हम एग्जाम में मार्क्स के पीछे मत भागो, आप इंप्रूवमेंट के पीछे भागो कि आप इंप्रूव हो रहे हो ना। एग्जाम में मार्क्स कम आए कोई बात नहीं, उससे जो सीखना है सीखो, इंप्रूव होना है इंप्रूव हो जाओ, ठीक है। तो आप मार्क्स को इतना हाईलाइट मत करो, लेकिन इंप्रूवमेंट को हाईलाइट करो कि भाई देखो मैं इतना इंप्रूव हुआ, ठीक है, उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। अब स्प्रिंग कांस्टेंट बच्चे को याद नहीं होता है, कोई बात नहीं अपने इस क्वेश्चन के माध्यम से आप याद रह गया तो ऐसे अप्रोच करो। डन। चलो फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा m0 l0 t की पावर -1 इक्वल टू m0 हो जाएगा। और जो y ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है न्यूटन पर मीटर, ये उसका यूनिट है। न्यूटन का हमको पता है m1 l1 t -2, और जो मीटर है यानी कि l की पावर 1, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मिलेगा m1 t -2, ये बात है, ठीक है, ये बात है। तो ये हमारा डायमेंशन हो गया k का। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो पावर्स है हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे सर, इसके जो पावर्स है यहाँ पे m की पावर क्या बोलते हैं, m की पावर, ये मैंने 0 की लिख दिया, 1 आएगा। डन। तो m की पावर x, फिर m की पावर y और t की पावर -2y, ओके। और यहाँ पे m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर -1। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, बेस यहाँ पे सेम है, पावर जो है उसको ऐड कर दो, ठीक है। तो m की पावर x प्लस y और t की पावर -2y, m0 l0 t -1। चलो पहले t को कंपेयर कर देते हैं। सर t के ऊपर क्या है, -2y है, सर यहाँ पे क्या है, -1 है। सर पावर्स को हम क्या कर देंगे, हम कंपेयर कर देंगे। अच्छा, तो कंपेयरिंग पावर्स, ठीक है, कंपेयरिंग पावर्स। तो सर -2y इक्वल टू -1, तो y हो जाएगा 1/2, y क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे सर, m जो है देखो l0 है और यहाँ पे तो यहाँ पर भी l0 है, तो सर l0 उसका देखो मीनिंग है नहीं सर। देखो यहाँ पे m0 है और m यहाँ पे x प्लस वाई है, तो सर x प्लस वाई इक्वल टू 0 कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आ जाओ करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। कंपेयरिंग पावर्स किसके, m के ऊपर, m मास, l लेंथ, t समय टाइम, ठीक है, ओके। तो सर x इक्वल टू -y आएगा और सर y कितना है आपका 1/2, तो x कितना आ जाएगा सर -1/2, तो x आपका आ जाएगा -1/2। तो यहाँ से जो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है, डी वाला, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ओके, क्या बोला है क्वेश्चन में बच्चों, देखो बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, विच इज़ पैरेलल टू इट्स इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ मोशन। अच्छा, मतलब मोशन की ही डायरेक्शन में है, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ठीक है, कोई बात नहीं। द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ग्राफ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज, अच्छा डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ग्राफ चाहिए। अब देखो जब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी कि जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, हमारे पास 3 इक्वेशंस है, काइनेमेटिक इक्वेशंस जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। और ये जो इक्वेशंस है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as एंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और स्पीड का मतलब रिलेशन है, तो ये जो टाइम की तो कोई बात है नहीं, तो यहाँ पर भी टाइम है, इसको तो भूल जाओ, रहा ये इक्वेशन, ठीक है। अच्छा सर चलो, अब यहाँ पे जो u है, u को हम 0 मान लेते हैं फॉर इंस्टेंट, मतलब शुरुआत में वेलोसिटी 0 है, शुरुआत में मतलब मान लो वेलोसिटी 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना, तो लेट्स से शुरुआत में हम इसको 0 मान लेते हैं। अच्छा, तो सर वी स्क्वायर इक्वल टू 2as बचेगा, हाँ बचेगा। तो सर वी स्क्वायर जो है वो s के प्रोपोर्शनल है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि 2 इंटू ए वो तो कांस्टेंट है, a हमारा कांस्टेंट है और 2 वो तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो सर मतलब 2 इंटू ए तो कांस्टेंट है, उसको छोड़ो, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा, हाँ बिल्कुल। अब ये सर देखो, ये जो
वी स्क्वायर है और एस ये वाई एक्सिस में है। सर ये इसका ग्राफ कैसा आएगा? देखो बात क्या है मैं बताता हूँ कि यार ये पैराबोलिक ग्राफ आएगा, मतलब वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स। आपको पता है कि वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स या तो एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वाई, इस ये जो रिलेशन है ना, ये हमको, ये जो क्वाड्रेटिक रिलेशन है ये हमको पैराबोलिक कर्व देता है। ठीक है, अगर मैथ्स वाले को पता होगा अच्छे से, देखो मैथ्स मतलब आप इसको पढ़ोगे मैथ्स में डिटेल में कॉनिक सेक्शन में, एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई है या तो वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स है, ये जो चीज़ ये आपको लीनियर रिलेशन देता है, ये आपको लीनियर रिलेशन देता है और ये आपको पैराबोलिक रिलेशन देता है, पैराबोलिक कर्व देता है। ठीक है, तो एक बात तो कंफर्म है कि सर या तो ये या तो ये या तो ये आएगा। और सर ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। कैसे सर? सेम वेलोसिटी पे दो डिस्प्लेसमेंट, भाई एक ही मतलब मान लो कि वेलोसिटी है भाई 50 आई कैप, तो 50 आई कैप पर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर भी इतना भी डिस्प्लेसमेंट है और इतना भी है, तो ये ग्राफ जो है वो तो नॉनसेंस है। ठीक है, एक ही वेलोसिटी की दो मतलब एक ही वेलोसिटी पे मतलब दो वैल्यूज़ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो ये ग्राफ जो है वो तो आएगा नहीं। ठीक है, अब रही बात इसकी, ये तीनों की, तो हम कैसे सोचेंगे इसमें? आप आप v की कोई भी वैल्यू ले लो, s हमेशा पॉजिटिव आएगा। v आप ले लो मतलब -2 आई कैप ले लो तो भी s पॉजिटिव आएगा, v आप +2 आई कैप ले लो तब भी s पॉजिटिव आएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना। तो v की कोई भी वैल्यू ले लो s पॉजिटिव आएगा। मतलब सर एक बात तो नक्की है कि s जो है उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव एक्सिस ही होगी, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस, तो ये जो y एक्सिस की पे ही वैल्यूज होगी। ठीक है, और v जो है सर उसको आप भले नेगेटिव ले लो पॉजिटिव ले लो, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये जो पैराबोला कैसा होता है, कैसे शेप पैराबोला होता है? ऐसा होता है या तो ऐसा वाला होता है। ठीक है, इसको 1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं नाम 2 दे देता हूँ। सर ये जो 1 है यहाँ पे आपका मतलब वेलोसिटी है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, मैं कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट आपको समझ आए। डन। ठीक है, तो अरे बच्चों देखो ध्यान दो, भाई वेलोसिटी की पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, हाँ है ना सर। वेलोसिटी की नेगेटिव वैल्यू के लिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, हाँ है ना। अच्छा सर आप यही तो कहना चाह रहे थे, अच्छा बात तो समझ आ गया। सर चलो ये ग्राफ देखते हैं, क्या वेलोसिटी मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी आप क्या बोलते हैं पॉजिटिव वैल्यू के लिए वेलोसिटी पॉजिटिव है? हाँ। डिस्प्लेसमेंट की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए वेलोसिटी पॉजिटिव है, हाँ। पर डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू रूट एस हो जाएगा, और रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, अब वो तो पॉसिबल नहीं है रियल नंबर में, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो यार ये जो ग्राफ है वो तो आएगा नहीं, ये जो ग्राफ है वो तो पॉसिबल नहीं है, तो यही आएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर है उस हिसाब से तो फिर ये 4 होना चाहिए, मतलब डी आपका आंसर होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ आई बच्चों? ठीक है भाई, यही आएगा, ये नहीं आएगा। ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि v प्रोपोर्शनल टू रूट s हो गया ना भाई। s आप नेगेटिव वैल्यू लोगे s की, तो रूट के अंदर माइनस, ये रियल नंबर में तो पॉसिबल नहीं है। वेलोसिटी तो रियल नंबर में आएगी, तो वो चीज़ तो हमारे अभी इस स्कोप में तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे डी आपका आंसर आएगा। चलो 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है आपको? व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ठीक है, तो इस केस में देखो वेक्टर ए हमको गिवन है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ऊपर एरो है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप है। ठीक है, अब प्रोजेक्शन का मतलब होता है शेडो, मतलब कि वो बी की दिशा में, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, मतलब बी की दिशा में ए का शेडो कितना है, बी की दिशा में ए जो है उसका शेडो कितना है, बी की दिशा में ए का प्रोजेक्शन कितना है, बी की दिशा में ए का कंपोनेंट कितना है, ऐसे। डन, क्लियर? अच्छा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है आपको सीधी याद रखनी है फॉर्मूला, ये आप मैथ्स में पढ़ोगे डिटेल में। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी मीन्स ए वेक्टर बी की दिशा में, ए वेक्टर बी की दिशा में। अच्छा, तो आप बोलोगे सर ए वेक्टर बी की दिशा में का मतलब कैसे, मतलब समझा नहीं। तो इट मीन्स दैट कि जैसे मान लो
ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये एक वेक्टर है बी, ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल कुछ थीटा है, हमको नहीं पता कितना है। अच्छा, तो आप बोलोगे सर देखो प्रोजेक्शन का मतलब है, प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि सर देखो मतलब कि क्या कहते हैं ए वेक्टर है तो ए है ना, तो सर इसका ये वाला जो कंपोनेंट है हम बी को थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, ए मान लो इसका प्रोजेक्शन मतलब इतना, यहाँ ये ए वेक्टर है मतलब ए एक्स है, ये ए एक्स है मतलब एक्स कंपोनेंट, उसका एक्स कंपोनेंट बोल दो ना आप, ठीक है, ये रहा ये यहाँ तक, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, क्या होगा ए कॉस थीटा। तो आप ये समझो कि एक्स दिशा में जो भी उसका कंपोनेंट है, ठीक है, इंटू बी कैप मतलब बी की दिशा है। अच्छा, तो ये चीज़ हो जाएगी ए कॉस थीटा इंटू बी कैप, ये होगा डन, ठीक है। ये एक्स वेक्टर मतलब एक्स इंटू बी कैप मतलब जिस दिशा में बी है उसी दिशा में जो भी ए का जो कंपोनेंट होगा वो, ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्शन है। अच्छा, तो ए कितना है, ए हमको मतलब ये मैग्नीट्यूड है इंटू कॉस थीटा। अब देखो बात क्या है कि हमको थीटा भी नहीं पता है और हमको बी वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। बात तो सही है। बच्चे बोलेंगे सर बी कैप मतलब यूनिट वेक्टर है। हाँ सर, जैसे आई कैप होता है, जे कैप होता है, के कैप होता है, ऐसे बी कैप, ए कैप, सी कैप, डी कैप, ई कैप। अच्छा हाँ, तो बी कैप है तो मतलब बी कैप मतलब बी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अच्छा, तो सर बी वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस जे कैप है, और सर मैग्नीट्यूड कितना है बी का, वो है √2। अच्छा सर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, तो ए का मैग्नीट्यूड है हमारे पास, या फिर एक काम करो ना, उसको एज इट इज़ रहने दो, ए को एज इट इज़ रहने दो, ए कॉस थीटा जो है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं ना सीधा। अच्छा, ए कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, कोई बात नहीं। तो ए कॉस थीटा की वैल्यू आएगी ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से ए कॉस थीटा आएगा ए डॉट बी अपॉन बी, ये आएगा कि नहीं, देखो ना, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ए कॉस थीटा आएगा, बी नीचे आ गया, तो ए डॉट बी अपॉन बी, है ना। तो ए डॉट बी कितना होगा सर, आई को आई के साथ करो, जे को जे के साथ करो मल्टीप्लाई, तो आई को आई के साथ करेंगे तो 1 आएगा, प्लस जे को जे के साथ करेंगे तो 1 आएगा, के को के साथ करेंगे 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो के है नहीं, और बी का मैग्नीट्यूड कितना है, √2 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आया, ए कॉस थीटा। चलो सर, ए कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई सर, हाँ मिल गई सर। बी कैप की वैल्यू मिल गई, हाँ मिल गई। चलो सर, दोनों को हम इसमें पुट कर दें, चलो पुट कर देते हैं। तो 1 + 1 2 बाई √2 और आई कैप प्लस जे कैप बाई √2। यहाँ पे √2 इंटू √2 हो जाएगा, 2 ऊपर नीचे से उड़ जाएगा, तो ये सिंपली बचेगा आई कैप प्लस जे कैप। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो मैच होना चाहिए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डन। क्या कह रहा है इसमें, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 600 km/h एट एन हाइट ऑफ 1960 मीटर, ठीक है। व्हेन इट इज़ वर्टिकली एट अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से वर्टिकली ए पॉइंट पे है ऑन द ग्राउंड, अ बॉम्ब इज रिलीज फ्रॉम इट, द बॉम्ब स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट पॉइंट बी, द डिस्टेंस ए बी इज, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रूटीन क्वेश्चन है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, क्लास क्वेश्चन है, डीपीबी आपके साथ जो भी मॉड्यूल में होती है उसमें ये क्वेश्चन गिवन होता है, ये रूटीन क्वेश्चन बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक एरोप्लेन है और डन।
ये आगे जा रहा है, कुछ वेलोसिटी से जा रहा है और 600 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। सब कुछ किलोमीटर में गिवन है, सब कुछ देखो किलोमीटर में है तो कोई बात नहीं, हम किलोमीटर में रखते हैं, या तो आप सब कुछ मीटर में कन्वर्ट कर दो, कोई बात नहीं। ये ग्राउंड है, यहाँ पे हम ग्राउंड ले लेते हैं इसको, ये रहा ऐसे, ठीक है। और कुछ हाइट पे ये ऑलरेडी है, ये कुछ हाइट पे है लाइक दिस। अब कुछ हाइट पे है ना, यानी कि 1960 h है 1960 मीटर, डन। यहाँ से वो बॉम्ब रिलीज़ करता है, एक बॉम्ब है उसको रिलीज़ करता है, यानी कि u = 0, नीचे की तरफ बढ़ेगा बॉम्ब, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से वो नीचे जाएगा और ये जो स्पीड है वो उसको गिवन है, यानी कि जब वो एरोप्लेन से उसको जब छोड़ा है तो उसके पास इनर्शिया होगा, उसके पास क्या होगा, इनर्शिया होगा। कौन सा, मोशन, मोशन का मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन होगा किसके पास, ये शेल के पास, ये जो बॉम्ब है उसके पास, और नीचे तो उसको ड्रॉप किया जा रहा है, ओके। तो अब बात क्या है कि ये ए पॉइंट है और जब इसके पास V है और यहाँ पे तो 0 है, ठीक है। अब जब बॉम्ब यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे आएगा, V की वजह से वो यहाँ पे आएगा, V की वजह से मतलब V की वजह से यहाँ आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, Vy = U + GT। या तो आप ये मान लो कि सर यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए आपको, तो V² = U², मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 2gh कर दो, ऐसे करके उस हिसाब से मान लो, जैसे भी आपको मतलब ठीक लगे, ठीक है। जो भी डेटा गिवन है उस हिसाब से। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 600 किलोमीटर पर आवर, हम मीटर पर सेकंड में करते हैं, 600 × 5/18, तो ये कितना होगा बच्चों, 600 × 5/18, तो ये हो जाएगा 300 × 5/9, यानी कि 100 × 5/3, ठीक है। तो 500/3, लेट इट बी एज इट इज़ रखते हैं, कोई बात नहीं, ओके। तो ये जो शेल है वो कुछ ऐसे करके यहाँ पे गिरेगा, बी, डन। चलो, तो इसको टाइम कितना लग रहा है फॉल होने में, मतलब इसको यहाँ पे 1960 मीटर कवर करने में टाइम कितना लग रहा है, तो t = √2h/g, सीधी फॉर्मूला है, सीधी लगा दो, 2 × 1960 / 10, 0 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 196 2 ज़ार, ठीक है। तो ये सीधा आ जाएगा 2 × 196, कैसे मिलेगा 196, 14 ज़ार आ जाएगा, 14 ज़ार, ठीक है। सॉरी 191 होता है ना, हाँ 196, सॉरी 196, डन, ठीक है। तो ये जो है वो 14 का वो है, 14 × 14, यानी कि ये हो जाएगा 14 बार आएगा, 14√2 सेकेंड्स, इतना सेकेंड्स लगेगा, इतना सेकेंड्स लगेगा, इतना सेकेंड्स लगेगा, डन। अच्छा, अब हमें ए बी फाइंड करना है, यानी कि रेंज फाइंड करनी है ए बी, तो रेंज की फॉर्मूला है v × t, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज की फॉर्मूला है ut + ½ at², u मतलब v मतलब x दिशा में, इंटू t जो समय यहाँ से मतलब लगा, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, प्लस ½ at²। अब a तो 0 है, इसका मतलब ये जो शेल है, ये जो बॉम्ब है, उसका एक्सेलरेशन तो 0 है, हवा में उसका एक्सेलरेशन तो 0 है, ठीक है। तो वो ½ at² वाली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। चलो, तो v कितना हो जाएगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है 500/3 × 14√2। चलो, तो इसका जो भी आंसर है बच्चों, इसको आप कैलकुलेट करो और फिर बताओ कि कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा कुछ 3 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। देखो 3.3 किलोमीटर, ठीक, डन। तो इसका आंसर आएगा 3.3 किलोमीटर, ये सी ऑप्शन आपका होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं।
क्या बोले यहाँ पे, फॉर अ गिवन वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल हैज़ अ सेम रेंज फॉर 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन इफ T1 एंड T2 आर द टाइम ऑफ फ्लाइट्स इन 2 केसेस देन। ठीक है, देखो यार सेम रेंज कब होती है, सेम रेंज तभी होती है जब एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एंगल्स जब कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब एंगल्स जब कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि दो एंगल θ1 प्लस θ2 जब 90 डिग्री होता है, तभी रेंज जो है वो R1 और R2 सेम होती है। अच्छा, तो सर मतलब यहाँ पे मतलब जैसे 30 और 60 डिग्री वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, जैसे 37 एंड 53 डिग्री वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, जैसे 70 और 20 डिग्री वो कॉम्प्लीमेंट्री है, 8 और 10 कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है ना। अच्छा ठीक है सर, समझ गए बात। तो सर एक प्रोजेक्शन एक को हमने थीटा एंगल से फेंका है और उसका टाइम ऑफ फ्लाइट T1 है, और सर ये मान लेते हैं कि दूसरा जो है हमने कुछ T2 90 माइनस थीटा एंगल से फेंका है। आप बोलो ना कि θ1 प्लस θ2 90 होता है, तो मान लो एक को थीटा से फेंका तो दूसरे को 90 माइनस थीटा से फेंका है ना। तो उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो T2 मान ले, ऐसा? हाँ बिल्कुल ऐसा। अच्छा, और उस टाइम ऑफ फ्लाइट जो है उसको रेंज के साथ कंपेयर करना है। अच्छा चलो, तो रेंज क्या मिलेगी, तो रेंज तो बेसिकली वही होगी कि R इक्वल टू U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई G, यही होगी जो मतलब थीटा पे जो आपने रेंज मिलेगी U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई G, वही आपको इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे यही रेंज होगी। अच्छा ठीक है सर, बात तो समझ आ गई। तो चलो T1 कितना होगा, T1 होगा सर 2U साइन थीटा बाई G, और सर T2 अगर आपने 90 माइनस उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंका है, आपने इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंका है, तब भी सर जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना सर वो होगा T2 होगा 2U साइन 90 माइनस थीटा बाई G, ये बात है। तो सर 2U साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा होता है, आपको पता है। तो 2U कॉस थीटा बाई G, ये आपका T2 हो जाएगा। तो T2 आपको यहाँ पे मिल गया और T1 आपको यहाँ पे मिल गया, और रेंज आपको यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास पता है आपको। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, तीनों की रेंज मतलब तीनों का मतलब क्या बोलते हैं, तीनों की मतलब कनेक्शन पूछा है कि रिलेशन क्या होगा। तो अब यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। सर कैसे करें, देखो जो चीज़ नहीं है उसको रिप्लेस मारो। क्या नहीं है सर, इसमें U तो दिख नहीं रहा, तो U स्क्वायर को रिप्लेस मार दो। सर साइन 2 थीटा भी नहीं दिख रहा, तो साइन उसको भी रिप्लेस मार दो। सर G भी नहीं दिख रहा, तो उसको भी, जो नहीं दिख रहा है ना उसको रिप्लेस मारो। अच्छा ठीक है, चलो सर कैसे करते हैं। तो R इक्वल टू U इंटू 2 साइन 2 थीटा को मैं खोल दे रहा हूँ, सब कुछ खोल दे रहा हूँ मैं, सो दैट मैं T1 और T2 को मैं रिप्लेस कर पाऊँ। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा बाई G। अच्छा चलो सर एक काम करते हैं, अब ये जो साइन थीटा है ना सर उसको हम लिखेंगे GT1, क्या लिखेंगे, साइन थीटा को, यहाँ से साइन थीटा को हम लिखेंगे GT1 बाई 2U। अच्छा ठीक है सर। सर कॉस थीटा को यहाँ से हम लिखेंगे, कॉस थीटा को हम यहाँ से लिखेंगे GT2 बाई 2U। अच्छा वेरी गुड। अच्छा सर आपको कैसे पता चला, भाई देखना तूने क्या बोला, R जो है ना उसमें थीटा को रिप्लेस मार दो, तो मैं थीटा को भी रिप्लेस मार रहा हूँ। अच्छा तो साइन थीटा को यहाँ रिप्लेस मार देते हैं, कॉस थीटा को यहाँ रिप्लेस मार देते हैं। अच्छा तो यहाँ पे आपको R मिलेगा 2U स्क्वायर बाई G साइन थीटा, इट मीन्स GT1 बाई 2U एंड GT2 बाई 2U। चलो U स्क्वायर से U स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, G से G कैंसिल, तो R हो जाएगा GT1 T2 बाई 2। ये आप, मेरा आंसर तो ये आ रहा है। आपका आंसर बच्चों कौन सा आ रहा है आप बताओ। अच्छा ये 2 नहीं आ रहा है ना, कुछ मिस कर रहे हैं हम। अच्छा प्रोपोर्शनल है ना, अच्छा प्रोपोर्शनल है ना। अच्छा बच्चों ये इक्वल टू है R प्रोपोर्शनल टू GT1 T2,
तो प्रोपोर्शनल है ना, और चलो जी भी नहीं है तो कोई बात नहीं ना, तो प्रोपोर्शनल है ना, जी कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, तो आर प्रोपोर्शनल टू T1 T2, ये वाली बात है। प्रोपोर्शनल है ना बीच में, तो ये कांस्टेंट जो है वो तो उसमें चले जाएगा। डन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एन एरोप्लेन इज मूविंग विद वेलोसिटी u, एक एरोप्लेन है वो u स्पीड से जा रहा है और इट ड्रॉप्स अ पैकेट फ्रॉम हाइट h, मतलब हाइट h से जो है वो एक पैकेट ड्रॉप कर रहा है। टाइम टेकन बाय द पैकेट इन रीचिंग द ग्राउंड इज, देखो यहाँ तो सिंपल फॉर्मूला है कि जैसे ये एक एरोप्लेन है इस तरह से, और मछली लग रही है ये, अपन को एरोप्लेन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये कुछ स्पीड v से जा रहा है और ये ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पे जो हाइट है वो h है, हाइट इसकी h है। डन, अब हाइट h है तो हमें यहाँ से कुछ फूड पैकेट जो है हमें इसको ड्रॉप करना है। इसकी भी स्पीड v होगी, कैसे? इनर्शिया की वजह से। क्यों? इनर्शिया की वजह से जो प्लेन की स्पीड होगी वही ये फूड पैकेट की स्पीड होगी, इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। अच्छा, और नीचे की तरफ तो कुछ स्पीड नहीं होगी, वो नीचे की तरफ तो हमने ड्रॉप किया है, मतलब अभी यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से स्पीड आना चालू होगी धीरे धीरे। अच्छा, और हाइट h कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो हम वर्टिकली सोचेंगे, हॉरिजॉन्टली नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि समय फाइंड करना है ना, टाइम फाइंड करने के लिए हमको वर्टिकली सोचना है। अच्छा, तो वर्टिकली हम सोचेंगे तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, सर u तो 0 ही है, प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वायर, और हाइट h है तो 2h बाई जी इक्वल टू टी स्क्वायर, तो t आपका आ जाएगा 2h बाई जी। ये आपका आंसर होना चाहिए। ये डन, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? अ बॉल रोल्स फ्रॉम अ टॉप ऑफ द स्टेयर वे with a horizontal velocity u. If steps are h meter high and b meter wide, then ball will hit the edge of the nth step. ठीक है, तो n हमें फाइंड करना है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। क्या बोला है यहाँ पे? देखो, ये एक स्टेयरकेस ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि n h मीटर हाई और b मीटर वाइड है, b मीटर वाइड है और h मीटर हाई है, b मीटर वाइड है और h मीटर हाइट है, b मीटर विड्थ है और h मीटर हाइट है, और ऐसे करके b मीटर अगेन फिर से विड्थ है और h मीटर हाइट है। ऐसे हमको नहीं पता कितने स्टेयर्स हैं, 5 6 7 8 10, हमको नहीं, वी डोंट नो, ठीक है, पर इतना पता है कि एक बॉल है। अब देखो यहाँ से एक बॉल है जो कि रोल करके u मीटर पर सेकेंड से मतलब आगे जा रहा है h, और यहाँ पे b, ये b, ये b, यहाँ पे b, h ऐसे करके। लेट्स से मान लेते हैं कि यहाँ से गिरने का जो समय है, यहाँ से जो टाइम ऑफ फॉल है, यहाँ से ऐसे करके ऐसे गिरेगा, यहाँ से टाइम ऑफ फॉल है, मान लो n स्टेप्स, मान लो n, मतलब यहाँ से चालू करो 1 2 3, मतलब मान, तो लेट्स से यहाँ पे 2 स्टेप्स के बाद वो तीसरे स्टेयरकेस पे गिर रहा है, मान लो n स्टेयरकेस मान लो, ठीक है, तो वो कुछ ऐसे करके कवर करेगा, उसकी जो ट्रेजेक्टरी होगी जैसे भी होगी NB, मतलब 1 2 3, मतलब जितने भी B वो कवर करेगा। मैं आपको थोड़ा एक्यूरेट लेता हूँ सो दैट आपको थोड़ा बेटर समझ आए। यहाँ से लेट्स से फॉर एग्जांपल, बस यहाँ पे BH है, यहाँ पे वो गिर रहा है, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे कितने स्टेयर्स कवर हुए? 1 2 3, ऐसे n स्टेयर्स कवर हुए, है ना। तो इन x डायरेक्शन अगर हम बात करें, ठीक है, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर अगर बात करें, तो s जो है वो n टाइम्स b है, 1 2 3, बस 3 में तो गिर गया, पर हम यहाँ पे n,
तो n टाइम्स ऑफ b इक्वल टू u कितना है सर, u तो उसके पास पहले था, u यहाँ पे सर बॉल पहुँचेगा तब भी u तो उतना ही होगा, हाँ यहाँ पे सर बॉल पहुँचेगा तब भी u तो उतना ही होगा, यहाँ पे होगा तब भी u तो उतना ही होगा सर, यहाँ पे बॉल पहुँचेगा तब भी u तो उतना ही होगा, ऐसे। ठीक है, तो ये जो u है वो तो कांस्टेंट है। अच्छा, u इंटू टी कितना है सर वो नहीं पता, प्लस हाफ a। सर x दिशा में a कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन तो 0 है, कहाँ कहीं बोला है कि एक्सेलरेशन है, नहीं बोला ना, तो फिर एक्सेलरेशन 0 है। अच्छा, तो ये 0, तो ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो एन बी इक्वल टू यू इंटू टी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो अब वाई डायरेक्शन में सोचते हैं। ओके, थिंकिंग इन वाई डायरेक्शन। अच्छा, वाई डायरेक्शन में यहाँ से लेके यहाँ तक, अच्छा कितने स्टेप हुए, 1 2 3 4। अब हमको नहीं पता कितने, तो उसमें भी मैं वही मान रहा हूँ कि भाई n स्टेयरकेस नीचे गिरा है, तो n टाइम्स वो आगे गया, b टाइम n टाइम्स ऑफ b डिस्टेंस उसने कवर किया, और ऐसे भी n टाइम्स ऑफ h कवर किया होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो हम यहाँ मान लेते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। चलो सर u तो 0 था सर, y डायरेक्शन में तो उसके पास कोई वेलोसिटी थी नहीं, कोई स्पीड थी नहीं, x में थी ना, y में तो नहीं थी, तो u 0 प्लस हाफ g और t स्क्वायर। t क्या है, उसका उड़ने का समय, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट y दिशा में, y से ग्राउंड आने का टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, s कितना है सर, n टाइम्स ऑफ h। कैसे, 1 2 3 4 जो भी है n टाइम्स। ठीक है, अच्छा तो 2nh अपॉन g, ये हो गया t का अंडर रूट, यहाँ से मेरे को मिला t, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। ओके, अब हमको फाइंड करना है n फाइंड करना है, इस चीज़ को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ पे रिप्लेस मार देता हूँ। चलो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू तो मुझे कुछ ऐसी मिल रही है, 2u स्क्वायर, कहाँ दिख रहा है, ये रहा, 2u स्क्वायर h अपॉन g इंटू बी स्क्वायर। हाँ, तो c आपका ऑप्शन, ये आपका सही आंसर है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है कि when a train stops suddenly, passenger in the running train feels an instant jerk in the forward direction because inertia की वजह से ट्रेन जा रही है, अचानक उसने ब्रेक मारी, तो हमारी जो बॉडी थी वो तो मोशन में थी, तो उसको तो पता ही नहीं कि ट्रेन ने ब्रेक मारी है, तो वो तो मोशन में जाएगी, पर तुम्हारे लेग्स जो ट्रेन के कॉन्टैक्ट में है वो अचानक रुक जाएंगे, तो तुम्हारी बॉडी आगे, लेग्स पीछे, तो हमको आगे की तरफ जर्क लगेगा। ठीक है, ट्रेन अच्छा स्टॉप्स सडनली, हाँ उसने ब्रेक मार दिया तो बॉडी तो आगे गई और लेग्स पीछे रुक गए, तो लगा ना जर्क। तो द बैक ऑफ द सीट सडनली पुशेस द पैसेंजर फॉरवर्ड, द इनर्शिया ऑफ रेस्ट स्टॉप्स द ट्रेन एंड टेक्स द बॉडी फॉरवर्ड। हाँ सही बात है। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन वेर एज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद द सीट रिमेन्स एट रेस्ट। ये सही बात, बिल्कुल सही बात बोला भाई। क्या बोला, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन, क्योंकि वो मोशन में था तो वो कंटिन्यू करेगा। वेर एज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद द सीट रिमेन्स एट रेस्ट। बस वही ब्रेक मारा तो ये रेस्ट में हो गया, इसलिए सी सही आंसर है। डन, ठीक है। इसलिए और ये दोनों गलत है, क्योंकि बोला कि बैक ऑफ द सीट सडनली पुश, सीट थोड़ी धक्का मारती है, सीट धक्का मारती है क्या, नहीं।
इनर्शिया ऑफ रेस्ट स्टॉप्स द ट्रेन, नहीं नहीं नहीं, ट्रेन तो ब्रेक मारा है ना ट्रेन ने, इनर्शिया ऑफ रेस्ट स्टॉप्स द ट्रेन, ये सेंस नहीं बना था। नेक्स्ट क्या बोला, व्हेन द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी इज डबल्ड, इट्स एक्सेलरेशन इज डबल्ड, मोमेंटम इज डबल्ड, ठीक है। क्या होता है देखो, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। भाई अगर चेंज इन वेलोसिटी में कुछ डिफरेंस आता है तो एक्सेलरेशन में डिफरेंस आएगा। काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड, पोटेंशियल एनर्जी इज डबल्ड। बोला कि स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज डबल्ड, तो ये इसका रिलेशन है। मैं मोमेंटम की बात करता हूँ, P इक्वल टू हो जाएगा m इंटू वी। अगर v डबल हुआ तो P डबल हो जाएगा, ये बात तो सही है। मोमेंटम इज डबल्ड, ये बात तो सही है। अगर v डबल हुआ तो P भी डबल होगा। मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट होना चाहिए, और यहाँ पे कुछ बोला भी नहीं है कि मास वेरिएबल है, ऐसा बोला भी नहीं है क्वेश्चन में, तो हम मास को कांस्टेंट मान के चलेंगे। पर खैर अभी के लिए आगे ऑप्शन भी देखते हैं। इफ़ काइनेटिक एनर्जी डबल्ड, देखो काइनेटिक एनर्जी के लिए मैं बात करता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, पर 9th-10th में भी आपने देखा होगा कि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। यार v जब डबल होगा ना तो इसका स्क्वायर यानी कि ये 4 गुना हो जाएगा, तो ये 4 टाइम्स हो गया, यानी कि ये जो c है वो उस हिसाब से तो फिर b सही है। फिर तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्पीड के ऊपर तो उससे कोई लेना देना है ही नहीं, पोटेंशियल एनर्जी को मोशन से कोई लेना देना है ही नहीं, तो ये भी गलत है, इसलिए बी आपका सही आंसर है, और ये जो है इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि द बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एंड द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाय एफ। अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, ठीक है, फोर्स इज गिवन अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। फोर्स ऑन द बुलेट बिकम्स 0 एज सून एज इट लीव्स द बैरल। मतलब गन है, जो बैरल है उसमें जैसे लीव करती है तो जो फोर्स है वो फिर वो क्या करता है, वो 0 हो जाता है। व्हाट इज़ द एवरेज इम्पल्स इम्पार्टेंट टू द बुलेट, ठीक है। तो इम्पल्स की क्या फॉर्मूला है, तो सबसे पहले इम्पल्स की हम फॉर्मूला देखते हैं। F इंटू dt है, या तो डेल्टा P है, आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, जैसे आपको जो डेटा गिवन है उस हिसाब से और जो फाइंड करने को बोला है उस हिसाब से आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पर यहाँ पे फोर्स बोला है और समय दिया है तो हम F इंटू dt ही हमको याद आनी चाहिए। अच्छा, अब बोले कि भाई पहले तो ये बताओ कि भाई फोर्स 0 कब हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हम फोर्स F की जगह हम 0 पुट कर देंगे तो हमको T मिल जाएगा। अच्छा, तो F इक्वल टू 600 माइनस 2 इंटू 10 की पावर 5 T। अच्छा, ये 0 हो जाएगा, तो 600 माइनस 2 इंटू 10 की पावर 5, तो 600 इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 5 T। तो T हो जाएगा 600 बाई 2 300 अपॉन 10 की पावर 5, 5 में से 2 0 उड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 मिली सेकेंड्स। 3 मिली सेकेंड, भाई नीचे 3 बचेगा, 3 ऊपर जाएगा, 10⁻³ होगा, 10⁻³ को हम मिली बोलते हैं ना, मिली सेकेंड्स। अच्छा, तो 3 मिली सेकेंड में जो फोर्स है वो 0 हो जाएगा, तो हम करेंगे 0 से लेके 3 मिली सेकेंड्स, ठीक है, डन। तो फोर्स कितना है, 600 माइनस 2 इंटू 10 की पावर 5 T dt, 0 से लेके 3 मिली सेकेंड, 600 T माइनस 2 इंटू 10 की पावर 5 T² बाई 2, 0 से लेके 0.003, ठीक है। इसकी वैल्यूज आप रखोगे, आप जैसे आप इसकी वैल्यू रखोगे, देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जैसे आप इसकी वैल्यू रखोगे आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो भी आंसर आएगा अप्रॉक्स 0.9 के आसपास आएगा इम्पल्स न्यूटन सेकेंड। कैलकुलेट करके देखना बच्चों, ठीक है, डन। चल, तो 0.9 आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मास ऑफ 100 ग्राम स्ट्राइक्स द वॉल विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल शोन इन फिगर। यहाँ से एक बॉल आ रहा है और ऐसे जा रहा है, 60 डिग्री एंगल पे वो स्ट्राइक कर रहा है, 60 डिग्री एंगल पे वो स्ट्राइक कर रहा है, एंड इट रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड, कॉन्टैक्ट टाइम इज इतना, व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय मास ऑन मास बाय द वॉल, ठीक है। तो भाई सिंपल क्वेश्चन है, ये स्पीड ऐसे आ रही है उसकी, ठीक है, इस दिशा में जा रहा है और यहाँ से रिबाउंड होके इस दिशा में जा रहा है, ओके।
ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, और ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। ये v है तो ये हो जाएगा फाइनली क्या, v cos 30, और ये हो जाएगा v sin 30, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे ये v है तो ये कंपोनेंट और उसका ये कंपोनेंट, क्या बोल रहा मैंने, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्या ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये 30 तो ये भी 30, भाई ये 30 तो ये भी 30, हाँ सर ये भी 30 होगा। तो ये v है तो ये हो जाएगा v cos 30, और ये हो जाएगा v sin 30। जैसे मैंने ये लिखा ना, तो एक बार क्लास में, ये मैंने क्लास में कराया था क्वेश्चन, ये क्लास क्वेश्चन है, रूटीन क्वेश्चन है। तो एक बच्चा बोला सर फोर्स, व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द मास ऑन द मास बाय द वॉल, मतलब वॉल ने बॉल को कितना फोर्स दिया, तो जितना बॉल ने वॉल को दिया होगा। तो बच्चा बोला सर फोर्स होता क्या, मैंने बोला डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो बच्चा बोलता है सर वाई डायरेक्शन में देखो ना आप, वाई डायरेक्शन में बॉल जो है वो पहले कोलिजन के पहले, मतलब जब टकराया उसके पहले v sin 30 से जा रहा था, और बाद में भी v sin 30 से ही जा रहा है, मतलब वाई डायरेक्शन में बॉल का जो वेलोसिटी है उसमें तो कोई चेंज है ही नहीं। तो बच्चे ने फिर ऐसे क्या बोलते हैं कि एनालिसिस किया कि सर अगर डेल्टा v ज़ीरो है तो मोमेंटम का भी चेंज ज़ीरो है। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो बच्चे ने बोला कि सर डेल्टा p ऑफ y जो है ना वो तो ज़ीरो ही है। अच्छा वेरी गुड, तो डेल्टा p ऑफ y ज़ीरो है तो जो y दिशा में जो नेट फोर्स है वो भी ज़ीरो है। बिल्कुल, मतलब बॉल ने y दिशा में तो कोई फोर्स अप्लाई किया ही नहीं है। अच्छा सिर्फ x दिशा में किया है। अच्छा तो x दिशा में कितना किया, अच्छा तो वो देखते हैं, चलो आ जाओ इनिशियल मोमेंटम देखते हैं। तो एम वी कॉस 30 आई कैप, और फाइनल मोमेंटम देखते हैं, फाइनल मोमेंटम देखते हैं, ये रहा पिंक कलर से जो नोट किया हुआ है, ठीक है, एम वी कॉस 30 आई कैप लेकिन माइनस में। तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, बात तो सही है। तो सर माइनस एम वी कॉस 30 आई कैप माइनस एम वी कॉस 30 आई कैप, सर माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस 2 एम वी कॉस 30 आई कैप, सर ये हो जाएगा हमारा डेल्टा पी। डन, ये हमारा चेंज इन मोमेंटम है एक्स डायरेक्शन में, और वो सर वाई में तो है ही नहीं कुछ, चिंता मत करो सर, वाई में तो कुछ नहीं है। अच्छा चलो अब फोर्स की बात करते हैं। तो फोर्स, और क्या बोला है कि ये डेल्टा पी एक्स माइनस में, तो एफ हो जाएगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और डेल्टा टी गिवन है, देखो ये हमको डेल्टा टी गिवन है, ठीक है। चलो माइनस को छोड़ो, माइनस आई कैप है, डायरेक्शन इस तरफ है ना, ये बॉल के मोमेंटम का चेंज है। ओके, ये फोर्स बॉल को लगा है, किसने मारा, वॉल ने, फोर्स अप्लाइड ऑन द मास, मतलब बॉल बाई वॉल, ठीक। तो माइनस मतलब इधर, माइनस मतलब इधर, ओके। 2 mv cos 30 मतलब √3/2 अपॉन टाइम, टाइम गिवन है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मास कितना है 100 ग्राम है, 100 ग्राम है। देखो मास यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 10 ग्राम है, मतलब 100 अपॉन 1000 किलोग्राम में करना पड़ेगा ना कन्वर्ट, ग्राम है किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो 1000 10 अपॉन 100 अपॉन 1000 इंटू स्पीड 5 है, √3/2 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो जब बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे तो अब यहाँ ऑप्शन देखो आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा, आप इसको सॉल्व करिए। ये चीज़ ऊपर जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁻³ होगा, 10⁻³ इसके साथ उड़ जाएगा, ठीक है। और 500 √3/4 ये बच के आ रहा है, ठीक है। ये 500 हो जाएगा, 250/2 हो जाएगा, 250/2 जो है 250/2 आएगा, और एक 2 मिसिंग है, एक 2 जो है वो भी हमारा कहीं मिसिंग है, हाँ यहाँ पे इंटू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 250 √3 माइनस आई कैप, तो ये आपका आंसर है। डन, क्लियर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें आंसर कौन जाएगा, माइनस है, लेफ्ट साइड आएगा 250√3, 250 है, 250√3 ये रहा, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a bimetallic strip is heated, it does not bend at all। देखो bimetallic strip इसका डायग्राम कुछ ऐसा था, मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि बायोमेटालिक स्ट्रिप है, मान लो कि ये एक मेटालिक स्ट्रिप है कुछ ऐसे, ठीक है। When a bimetallic strip is heated, it does not bend at all, it gets twisted in the form of helix, bend in the form of an arc with more expandable metal outside। देखो अगर मान लो कि इस तरह से है, ये अल्फ़ा 1 है और ये अल्फ़ा 2 है, ठीक है, और अगर बोला है कि अल्फ़ा 1 ग्रेटर है अल्फ़ा 2 से, ठीक है, मतलब अल्फ़ा 1 ज़्यादा है, मतलब कि क्या कहते हैं कि वो ज़्यादा एक्सपांड होता है। अल्फ़ा अगर कम है तो मतलब वो कम एक्सपांड होता है, ठीक है। अल्फ़ा अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा एक्सपांड होता है, ठीक है। उसकी ये कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन है, ये कांस्टेंट है, थर्मल एक्सपांशन का एक वैल्यू है, ठीक है ना, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई जिसका अल्फ़ा ज़्यादा है वो ज़्यादा एक्सपांड करता है, तो जब आप इसको गर्म करोगे तो वो गर्म मतलब हो जाएगा, तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, और लेंथ बढ़ेगी तो वो कुछ ऐसा इसका शेप हो जाएगा, यहाँ से ये अल्फ़ा 1 होगा और ये अल्फ़ा 2 होगा, क्योंकि इसका जो भी मतलब सेंटर जो है वो यहाँ पे है। अब आप ही बताओ कि किसकी लेंथ ज़्यादा है। देखो थीटा तो दोनों सेम ही बना रहे हैं, ये जो आर्क है वो तो मतलब जो आर्क लेंथ किसकी ज़्यादा है, आर्क लेंथ किसकी ज़्यादा है। देखो ये जो है वो यहाँ पे रेडियस आर है, ठीक है, इसकी कुछ थिकनेस होगी ए मान लेते हैं, और इसकी थिकनेस जो है उसको बी मान लेते हैं। तो भाई इसकी लेंथ जो है, ये बाहर वाले की लेंथ ज़्यादा है कि अंदर वाले की लेंथ, तो बच्चे बोलेंगे सर बाहर वाले की लेंथ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अल्फा इसका जिसका ज़्यादा है ना वो उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, इसीलिए ऐसे शेप बनेगा। अगर अल्फ़ा 2 ज़्यादा होता ना तो भाई साहब ये बाहर रहता, ये अंदर रहता, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा बेंड्स इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क विथ मोर एक्सपेंडेबल मेटल आउटसाइड। बात तो सही है। इफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज इनफाइनाइट इट मीन्स दैट, भाई अगर वो इनफाइनाइट है ना स्पेसिफिक हीट, मतलब क्या होता है कि जो देखो Q इक्वल टू क्या होता है MC डेल्टा T। अब ये है स्पेसिफिक हीट, ठीक है, ये है स्पेसिफिक हीट, मतलब 1 ग्राम मास को, 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री राइज करने के लिए कितना टेम्परेचर देना, कितनी हीट देना पड़ेगा। 1 ग्राम मास को, 1 ग्राम को 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री राइज होने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट अगर किसी की इनफाइनाइट है, मतलब आप उसको देते ही जा रहे हो, ठीक है, उसका मतलब है कि C इक्वल टू Q/m डेल्टा T। अगर ये इनफाइनाइट है मतलब यहाँ पे ये 0 है, तो मतलब आप टेम्परेचर में कुछ चेंज कर ही नहीं रहे हो भाई, आप उसको हीट तो दे रहे हो, आपने गैस पे कुछ गर्म करने के लिए रखा है, आप उसको गैस आप हीट एनर्जी तो दे रहे हो, लेकिन उसका टेम्परेचर में चेंज ही नहीं हो रहा है, तभी तो यहाँ पे ये हो जाएगा Q/m इंटू 0, तभी तो ये इनफाइनाइट बनेगा। तो हीट इज टेकन इन, वो तो है, हीट इज गिवन आउट नहीं, वो तो ले रहा है, ठीक है। नो चेंज इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस वेदर हीट इज टेकन इन और गिवन आउट, ये बात भी सही है, ठीक है ना, ये बात तो सही है। तो इस हिसाब से इसमें जो आंसर है हमारा होना चाहिए इन दोनों का कुछ कह नहीं सकते, और ये जो है वो तो परफेक्ट है कि डेल्टा टी जो है उसमें कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, ये तो कंफर्म है, इसलिए ये इन दोनों का हम कुछ नहीं कह सकते ना अभी के लिए, कि हम कुछ नहीं कह सकते हैं ना, तो यहाँ पे इसलिए ये सी आएगा ऑप्शन, ठीक है। चलो क्या बोले यहाँ पे, एल्यूमिनियम स्फीयर ऑफ 20 सेंटीमीटर डायमीटर इज हीटेड फ्रॉम 0 to 100, इट्स वॉल्यूम चेंजेस बाय, ओके, ठीक है। तो हमको डेल्टा वी चाहिए, डेल्टा वी की फॉर्मूला है, डेल्टा वी बाई वी है गामा डेल्टा टी, तो डेल्टा वी हो जाएगा गामा वी डेल्टा टी, गामा हो जाएगा 3 अल्फ़ा इंटू वॉल्यूम हो जाएगा किसका, स्फीयर का, 4/3 पाई इंटू r³ इंटू डेल्टा टी, 100 माइनस 0, डिग्री में है केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0 डिग्री है केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा,
तो बच्चे बोलेंगे सर आपने तो किया नहीं, चलो कर लेते हैं, आ जाओ। 100 प्लस 273 माइनस 0 प्लस 273। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो 273 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 100 मैंने 0 लिखते हैं लोग। आपको 0 से केल्विन में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, पर लेकिन डिफरेंस है ना तो इसलिए चलेगा, क्योंकि वैसे ही कट होना है। चलो अल्फा की वैल्यू आपको यहाँ गिवन है, तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा। इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए कुछ आना चाहिए 28.9 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आना चाहिए 28.9 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज इतना, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, वेलोसिटी फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या बोला कि पोजीशन वेक्टर है r इक्वल टू a cos ओमेगा टी आई कैप प्लस a sin ओमेगा टी जे कैप। वेलोसिटी वेक्टर है dr/dt। सिंपल, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। चलो इसका डिफ्रेंशिएशन करो, तो a cos का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा क्या बाहर आएगा, प्लस a साइन का क्या हो जाएगा cos ओमेगा टी आएगा, और t का जो कोएफिशिएंट है वो बाहर आएगा। यानी कि जो वेलोसिटी है वो आई यहाँ पे माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस a ओमेगा cos ओमेगा टी जे कैप। अच्छा, तो ये आपकी तो वेलोसिटी हो गई, और ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। अब क्या बोला है, पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर है, परपेंडिकुलर है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन है, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। वो देख लेते हैं। देखो, अगर परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, पैरेलल है तो आई कैप का जो रेशियो है और जे कैप का जो रेशियो है वो सेम आना चाहिए। चलो देखते हैं, आई कैप ए कॉस और ए ओमेगा साइन, नहीं रेशियो कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस, रेशियो तो सेम नहीं आ रहा है, मतलब पैरेलल तो नहीं है। परपेंडिकुलर की बात करते हैं, चलो आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वी डॉट आर शुड बी 0। अगर ये 0 आ रहा है तो मतलब इधर ये दोनों जो क्या परपेंडिकुलर होंगे। चलो देख लेते हैं एक बार। तो आई को आई के साथ करते हैं, तो ए ओमेगा इंटू ओमेगा ये ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। ठीक है, और यहाँ पे माइनस था, माइनस कॉस साइन ए स्क्वायर ओमेगा कट हो रहा है, तो मतलब ये 0, मतलब वी वेक्टर और आर वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। वी वेक्टर एंड आर वेक्टर परपेंडिकुलर है, कंफर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी दिस। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू देखो बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला हमको बिल्कुल याद होना चाहिए। फिजिक्स में फार्मूलाज ही सब कुछ होता है, तो हमें क्या फार्मूला है, देखो v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। आपको हिंट भी गिवन है, वेरी गुड, आपको क्वेश्चन में हिंट भी दे रखा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, डन। अब तो आपको पता है आई कैप जे कैप ए कैप, यहाँ पे आएगा ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जेड, और वी एक्स वी वाई और वी जेड। ठीक है, सॉरी ये बात है। चलो तो ओमेगा एक्स कितना है 3 माइनस 4 एंड 1, आर एक्स कितना है 5 माइनस 6 एंड प्लस 6। चलो तो यहाँ से आई कैप कितना होगा, इसको ढक दो, पता है ना ये मेथड, 10 माइनस 10 6 4 ज़र 6
मेरा तो ये आ रहा है -18 आई कैप -13 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये मैच हो रहा है, डन, मतलब ये आंसर है कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड्स ऑन लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर डिफाइंस द एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। देखो जो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यार देखो, जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ना उतना एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। आप कोई भी चीज़ को जब आप मेजर करते हो तो जितने ज़्यादा मतलब डेसिमल प्लेसेस होते हैं उतनी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन होती है। कि जैसे मान लो आप एक टेबल को मेजर कर रहे हो तो आपको 2 मीटर का टेबल है, पर अगर आप उसको थोड़ा वर्नियर स्केल या उससे मेजर करोगे, ठीक है, कि आप थोड़ी सी मतलब उससे और थोड़ी प्रिसीजन से आप मेजर करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग मीटर आएगा, 2.1। मान लो आप और थोड़ा सा प्रिसीजन से करोगे तो 2.12 आएगा। ठीक है, डेसिमल के बाद वो नंबर्स बढ़ते जाएंगे ना। तो क्या बोला यहाँ आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है, सिग्निफिकेंट डिपेंड्स ऑन लीस्ट काउंट, मतलब जो भी आपकी स्केल है उसका लीस्ट काउंट कितना है। क्या वो 1 मिलीमीटर मिनिमम मेजर कर सकता है, क्या वो मिनिमम टू मिनिमम 1 माइक्रोमीटर तक मेजर कर सकता है, तो डेसिमल के बाद आप 6 डिजिट तक जा सकते हो, 1 माइक्रो 0.000001 तक जा सकते हो। तो भाई जितना आपका मतलब क्या बोलते हैं लीस्ट काउंट जितना ज़्यादा होगा मतलब उतना अच्छा है, मतलब उतना अच्छा कि उतना आप मतलब उतना स्मॉलेस्ट लेवल तक आप जा सकते हो। तो ये बात तो सही है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड्स ऑन लीस्ट काउंट, ये बात तो सही है। ठीक है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आप जा सकते हो डिपेंड करता है लीस्ट काउंट के ऊपर, ये बात सही है, ये ट्रू है। सिग्निफिकेंट फिगर्स डिफाइंस द एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो तो 100% सही है। ठीक है, तो ये बात भी सही है। अब बोला क्या कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। चलो देखते हैं। देखो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाली बात है ना, वो हमें ये देखना है कि रीज़न क्योंकि लगाना है, क्योंकि बिकॉज लगाना है और लगाना है, मतलब लाइक इन दोनों को फिक्स करने की कोशिश करना है। अगर फिक्स हो रहे हैं क्योंकि लगा दो, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स डिफाइंस द एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, हेंस या तो सिग्निफिकेंट फिगर्स डिफाइंस द एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और इसीलिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड्स ऑन लीस्ट काउंट। ये बात तो इन दोनों का बात का कोई लेना देना नहीं है, वो कनेक्शन नहीं है बैठ रहा है। ठीक है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाली बात तो है नहीं, पर दोनों है सही। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, ये तो खुद गलत हो गया। बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट, ये खुद गलत हो गया। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये इसलिए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r विथ speed व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट, इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बाय इतना मोमेंटम डू नॉट चेंज। गलत बात है ये, वेलोसिटी स्पीड इतना है ना। देखो क्या है बच्चा, मैं बताता हूँ आपको। बात क्या है कि पार्टिकल है ना, जैसे वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ से निकला v स्पीड से, अब वो यहाँ पे, अब जैसे मान लो यहाँ पे पहुँचा तो उसकी स्पीड तो v है भाई, मान लो 50 है तो यहाँ पर भी 50 है, इसका मास m है तो यहाँ पे मास m है। ठीक है, यहाँ 50 है तो यहाँ पर भी 50 है। ठीक है, पर भाई उसका डायरेक्शन तो ऑपोजिट है ना। अभी यहाँ जे कैप था, यहाँ पे माइनस जे कैप है, तो इसकी डायरेक्शन तो मतलब मोमेंटम जो है वो तो वेक्टर क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन चेंज हुआ, हाँ हुआ, तो भाई डज नॉट चेंज, ये तो गलत हो गया। मोमेंटम चेंजेस बाय 2mv, चलो वो देख लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम कितना है सर, mv जे कैप है, और फाइनल मोमेंटम कितना है सर, mv माइनस जे कैप है। अच्छा, तो डेल्टा p कितना आएगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल। अच्छा, तो माइनस mv जे कैप माइनस mv जे कैप, दोनों जे कैप ही है, माइनस 2mv जे कैप है। ये आपका फाइनल मोमेंटम है। आपको मैग्नीट्यूड चाहिए यदि, तो आपको आएगा 2mv, ये आपका मैग्नीट्यूड है, ये आपका मैग्नीट्यूड है मोमेंटम का, चेंज ऑफ मोमेंटम का। तो मोमेंटम चेंजेस बाय 2mv, ये बात सही है। काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बाय हाफ mv स्क्वायर, नहीं mv स्क्वायर। यार काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, क्यों? क्योंकि हाफ mv स्क्वायर है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, हाँ यहाँ पर हाफ mv स्क्वायर, और वो स्केलर क्वांटिटी है, हाँ उसको डायरेक्शन से कोई मतलब है ना, तो फिर क्या वो चेंज होगी ना, तो मतलब ये तो चेंज नहीं होगी, इसलिए ये सी आपका सही आंसर है। A car travels half a distance with constant speed of 40 and the remaining half with a speed of 60. The average velocity of the car is. सभी बच्चे को ये इसकी फॉर्मूला रटी हुई होती है कि v average इक्वल टू 2v1v2 अपॉन v1 प्लस
V2। ये बिल्कुल रट्टा मारा होता है, ये क्वेश्चन हम क्लास में रूटीन में भी करते हैं। ये सीधा आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, 2 इंटू वी। देखो आपको किलोमीटर पर आर में ही चाहिए तो लेट इट बी एज इट इज़, मतलब किलोमीटर पर आर में ही रखते हैं, ठीक है। देखो बोला है ना किलोमीटर पर आर में, तो लेट इट बी एज इट इज़। 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60, ये हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, देखो सिंपल क्वेश्चन है, एंगल फाइंड करने को पूछा है। एंगल की फॉर्मूला याद होनी चाहिए, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। चलो ए डॉट बी, चलो सर आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, जे को जे के साथ करो, के को के के साथ करो। चलो 3 इंटू 3 9 प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस 5 माइनस 5, सर माइनस कर दो पहले, 5 से 25 और नीचे ए इंटू बी। सर ए का मैग्नीट्यूड ले लो, ए का मैग्नीट्यूड जो है वो आएगा अंडर रूट में 9 प्लस 16 प्लस 25 और बी का आएगा 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 ज़ा 16 माइनस 5 का स्क्वायर मतलब वो भी 25। सर दोनों का जो भी आएगा वो सेम ही आएगा, 25 प्लस 16 41 प्लस 9 रूट 50। सर इसका आएगा रूट 50 और सर इसका भी आएगा रूट 50। सर रूट 50 इंटू रूट 50 खाली 50, तो ये आएगा खाली 50। तो 16 प्लस 9, अच्छा 16 प्लस 9 25 माइनस 25 0। सर 0.50 यानी कि 0। तो सर कॉस थीटा आपका 0 आ रहा है, तो थीटा कितना आएगा, कॉस इनवर्स 0। सर कॉस इनवर्स 0 कितना होता है, 90 डिग्री, है ना। कॉस 90 0 होता है कि नहीं, ठीक है। तो आपका जो है वो 90 डिग्री आएगा, ठीक है, डन। A plane is revolving around Earth with a speed of इतना at a constant height h at a surface of Earth. The change in velocity as it travels half circle is, ठीक है। तो ये प्लेन यहाँ से ऐसे बोला ना कि हाफ सर्कल के बाद हमें वेलोसिटी में चेंज चाहिए, 100 किलोमीटर पर आवर है। और यहाँ पर भी 100 किलोमीटर पर आवर है। चलो चेंज इन वेलोसिटी, ये ऊपर जा रहा है ये नीचे, वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ। क्या उसको डायरेक्शन से लेना देना होता है, हाँ। तो क्या उसका डायरेक्शन चेंज हो रही है, हाँ। तो यहाँ पे सॉरी ये हो जाएगा 100 जे कैप, वी फाइनल की बात करें तो माइनस 100 जे कैप, डेल्टा वी चाहिए तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यानी कि माइनस 100 जे कैप माइनस जे कैप माइनस 200 जे कैप। तो माइनस जे कैप मतलब नीचे की तरफ है डेल्टा वी, और 200 आपका आंसर है। अगर आपको मैग्नीट्यूड पूछना, चेंज इन वेलोसिटी इस, तो अगर देखो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 200, अगर इंटीजर में देना है ना यहाँ पे तो 200 किलोमीटर पर आवर होगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं 24th क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, कैन एक्सपेरिमेंट टेक्स 10 मिनट्स टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एन वाटर। मतलब कोई एक्सपेरिमेंट है, मान लो कुछ जैसे हम कुछ फिलामेंट मान लेते हैं और इसके ऊपर हमने कुछ पानी गर्म करने को रखा है, कुछ रखा है, मतलब टेम्परेचर ऑफ वाटर टू फ्रॉम 0 to 100 करने में मतलब 10 मिनट लग रहा है, 10 मिनट्स लग रहा है 0 से लेके 100 पहुँचाने में, ठीक है। और अनदर 55 मिनट्स टू कन्वर्ट इट टोटली इनटू स्टीम। और उसके बाद यही कॉइल को, यही वेसल के ऊपर जो भी हमारा पानी है 55 मिनट्स 55 मिनट्स लग रहा है स्टीम बनाने के लिए। अच्छा, नेगलेक्टिंग द स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर, और कंटेनर का जो स्पेसिफिक हीट है उसको मेंटेन नेगलेक्ट करना है। इन टेकिंग स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एज 1। अच्छा, सब कुछ स्मॉल यूनिट में है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ना कि एनर्जी इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। पहले केस में ले लेते हैं एनर्जी क्या होता है सर, यहाँ पे टाइम गिवन है और इसका एनर्जी तो गिवन नहीं है, सी गिवन है, डेल्टा टी गिवन है और मास नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, ठीक है।
दूसरे केस में भी ऐसे ही करते हैं, एनर्जी इक्वल टू ml। दूसरे केस में एनर्जी इक्वल टू m इंटू एल, क्योंकि इसमें ml ही करना है। अच्छा, और टाइम गिवन है तो सर एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम लिख दो। क्यों? क्योंकि टाइम गिवन है ना यार, टाइम का यूज़ मैं कैसे करूँ, टाइम का यूज़ कैसे करूँ। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है सर, एनर्जी क्या होता है सर, देखो एनर्जी अपॉन टाइम इक्वल टू पावर होता है, तो सर एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है। या तो वर्क डन, ये जो डेल्टा ई है, मतलब ये वर्क डन बोलो या इसको एनर्जी बोलो, वो दोनों सिनोनिमस है, मतलब सिमिलर टर्म्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा पावर इंटू 10 मिनट इक्वल टू एम सी 100 माइनस 0, और दूसरे केस में पावर इंटू 55 मिनट उड़ जाएगा, इसलिए मैं दोनों का रेशियो ही ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं दोनों का रेशियो ही ले रहा हूँ। मास से मास उड़ जाएगा, सी पी उड़ जाएगा, मिनट कैंसिल हो जाएगा, तो 10/55 इक्वल टू 1, और एल स्टीम बनने में एल कितना होता है 540 कैलोरी पर ग्राम, तो 540 और यहाँ पे 100। हमको क्या फाइंड करना था, सॉरी, अच्छा हमको एल ही तो फाइंड करना है। एल जो है वो आइडियल कंडीशन में ये 540 होता है जो, पर लेकिन यहाँ पे तो पूछा ही है कि हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है, तो हमें एल फाइंड करना है। तो यहाँ से आपको एल मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको जो एल मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए आपको 550 कैलोरी पर ग्राम, ये आपको मिलना चाहिए। है ना, बस वो को 2 मिनट बस एक छल्लो क्वेश्चन છે। चलो, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि अ बोट क्रॉसेस अ रिवर विथ वेलोसिटी ऑफ 8 इफ द रिजल्टिंग वेलोसिटी ऑफ बोट इज 10 देन द वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर इज। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको बोला है कि वेलोसिटी ऑफ बोट क्रॉसेस अ रिवर विथ वेलोसिटी ऑफ 8, वेलोसिटी ऑफ बोट इज गिवन 8। क्या बोला, इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इज 10। अच्छा, रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे मानते हैं कि ये एक रिवर है और यहाँ ये रिवर है कुछ इस तरह, और वेलोसिटी ऑफ बोट ऐसे हैं, और वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो कुछ इस तरह है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, मतलब ठीक है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी यानी कि ये वेलोसिटी ऑफ बोट है, उसको यहाँ जाना है, और रिवर ऐसे है, तो अल्टीमेटली ये बोट जो है वो कुछ ऐसे पहुँचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम अगर इसको मैथमेटिकली देखें, तो ये जो चीज़ है यहाँ से ऐसे वेलोसिटी ऑफ बोट हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गया, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर हो गया, रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो फिर यहाँ हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट का स्क्वायर, डायरेक्ट पाइथागोरस ही मार देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको डायरेक्ट सीधा मैग्नीट्यूड चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वी आर स्क्वायर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी आर स्क्वायर। डन। तो वेलोसिटी ऑफ बोट कितना है 8, वेलोसिटी ऑफ 10, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा 6। ठीक है, डन। तो आई होप सो आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और बाकी इफ़ एनी डाउट्स आपको लगे तो यू कैन मीट अस ऑफलाइन ऑल्सो। हम आपको डाउट्स बिल्कुल, हम आपकी सेवा में बिल्कुल 24/7 हम आपकी सेवा में हैं, और आप बिल्कुल इसको ऑफलाइन भी जो भी डाउट्स आपकी क्वेरीज रहती है वो आप पूछ सकते हो। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।